नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 चैप्टर सेकंड। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज के चैप्टर में हम देखेंगे जनरल कंडीशंस। पेंशन रूल्स में कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन। इसमें बताया गया है एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स इन फोर्स एट द टाइम व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑब्लिक रिटायर्ड ऑब्लिक डिस्चार्ज इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस ऑब्लिक डाइज एज द केस में बी। मतलब बताया गया है जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है या रिटायर हो चुका है या डिस्चार्ज किया जा चुका है या रिजाइन करने के लिए उसको अनुमति मिल चुकी है या मृत्यु हो चुकी है, पेंशन और फैमिली पेंशन रूल्स हैं जिस समय जो घटना घटित हुई है उसके अनुसार एप्लीकेबल होंगे। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर समय पर कौन से रूल्स लागू हुए थे जब रिटायरमेंट हो रहे थे या रिटायर्ड हुए थे, उस टाइम पर पेंशन या फैमिली पेंशन के कौन से नियम लागू थे, डिस्चार्ज होते समय भी या रिजाइन होते समय कौन से नियम लागू थे। और अगर मृत्यु की कंडीशन है तो जहां पर जो जिस समय पर जो नियम लागू है वही एप्लीकेबल होंगे। ये सभी बातें हैं रूल 5(1) के तहत बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिटायरमेंट ऑन लास्ट वर्किंग डे। मतलब रिटायरमेंट का लास्ट वर्किंग डे क्या होगा? द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज और इज अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज हिज लास्ट वर्किंग डे। मतलब बहुत क्लियर बताया गया है कि लास्ट वर्किंग डे किसको कहेंगे? जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो रहा है या रिटायर्ड हुआ था या डिस्चार्ज हुआ था या उसको त्याग पत्र देने की अनुमति प्राप्त हुई थी, उसको हम बोलेंगे लास्ट वर्किंग डे। और एक और कंडीशन है जिसमें डेथ होती है तो लास्ट वर्किंग डे किसको कहेंगे? तो यहां पर बताया गया है द डेट ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वर्किंग डे। जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन को भी वर्किंग डे में काउंट करेंगे। तो बहुत क्लियर समझ में आ जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है कि लास्ट वर्किंग डे का क्या होगा। जिस दिन रिटायरमेंट हुआ है या रिटायर हो चुका है या डिस्चार्ज किया गया है या रिजाइन करने की अनुमति मिली है, वो दिन है वो लास्ट वर्किंग डे होगा। और जिस दिन डेथ हुई है उसको भी हम लास्ट वर्किंग डे कहेंगे। और ये सभी बताए गए हैं सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के रूल 5(2) में। डे ऑफ डेथ ऑफ एन ऑफिशियल ऑन EXOL/EL ऑन MC टू बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लीव। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या अन लीव है जो कि मेडिकल ग्राउंड पे ली गई है उसको लीव का पार्ट माना जाएगा। तो 2.1 में क्या बात बताई गई है देखते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज हर डेथ while in service had been absent from duty on extraordinary leave on medical grounds, the day of death of government servant will be treated as part of leave which he was availing of on the day previous to the डे ऑफ डेथ। कर्मचारी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है जो कि ली गई है मेडिकल ग्राउंड पे और डेथ हो जाती है तो कर्मचारी को लीव पर माना जाएगा। ये बताया गया है GID बिलो रूल 5 में कि उस दिन को लीव में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पेंशंस है किसी कर्मचारी को किसी सर्विस के लिए कितनी मिलेंगी। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न टू पेंशंस इन द सेम सर्विस और पास्ट एट द सेम टाइम बाय द सेम कंटिन्यूअस सर्विस। बहुत क्लियर बताया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है एक सर्विस के लिए एक से ज्यादा पेंशन प्राप्त नहीं कर सकता। एक से अधिक पेंशन हैं वो उसको नहीं मिलेंगी। इसमें एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड ऑन सुपरएनुएशन पेंशन और
retiring pension is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for a period of his re-employment. यहाँ पर एक्सेप्शन बताया गया है रूल 19 के तहत। अगर कोई कर्मचारी है वो रिटायर होता है सुपर एन्युएशन पर और वो री एम्प्लॉयड हुआ था, मतलब पहले सर्विस कर रहा था और री एम्प्लॉयड होकर के फिर से सर्विस में आ गया है, तो उसको दो सेपरेट पेंशन है वो मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। क्या मतलब है कि पेंशन है वो कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है? फ्यूचर गुड कंडक्ट से रिलेटेड है। पेंशन भोगी कर्मचारी है उसका कंडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर गुड कंडक्ट shall be the implied condition of every grant of pension and its continuance। पेंशन प्राप्त करते समय लगातार उसका व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ये बताया गया है रूल 8(1)(a) में। नेक्स्ट पॉइंट, कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम और ग्रेव मिसकंडक्ट। मतलब क्या है? इफ ए पेंशनर इज कन्विक्टेड फॉर ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, the appointing authority by giving order in writing can withhold or withdraw a pension or part should not reduce below rupees 9,000 thereof permanently or for a specified period। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पेंशन भोगी कर्मचारी है वो क्राइम करता है, सीरियस क्राइम करता है या मिसकंडक्ट के केस में आता है, तो उसको पेंशन है वो परमानेंटली बंद की जा सकती है या रिड्यूस की जा सकती है। अगर रिडक्शन किया है तो 9,000 रुपये से कम नहीं हो सकती और किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए पेंशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये बात बताई गई है पेंशन रूल की कंडीशन में रूल 8(1)(b) में। और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू विद होल्ड और विदड्रॉ पेंशन। राष्ट्रपति के पास में पेंशन को विद होल्ड करने के लिए या पेंशन को बंद करने के लिए व पेंशन को वापस लेने के लिए कौन कौन से पावर्स हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर ए रिकवरी फ्रॉम ए पेंशन और ग्रेच्युटी ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियर लॉस कॉज्ड टू द गवर्नमेंट। भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो आदेश जारी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की रिकवरी के लिए जिसमें कंप्लीट पेंशन है वो रिकवर की जा सकती है या ग्रेच्युटी है उसका पार्ट है वो रिकवर किया जा सकता है अगर सरकार को कोई लॉस हुआ है उस पेंशन भोगी कर्मचारी की वजह से। सेकेंड पॉइंट इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड बिफोर एनी फाइनल ऑर्डर्स आर पास्ड। इस प्रकार के किसी भी ऑर्डर पास करने के लिए यूपीएससी से कंसल्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, वेर ए पार्ट ऑफ द पेंशन इज विदहेल्ड और विदड्रॉन द अमाउंट ऑफ सच पेंशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द अमाउंट ऑफ रुपीज 9,000। अगर पेंशन को विदहेल्ड या विदड्रॉन किया गया है तो 9,000 से कम है वो पेंशन को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है रूल 9 में। नेक्स्ट कंडीशन है पेंशन रूल की डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension as per rule 69 shall be sanctioned। मतलब बताया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो उनको प्रोविजनल पेंशन है वो दी जा सकती है और उसके लिए रूल बताया गया है रूल 69, जिसमें प्रोविजनल पेंशन है वो दी जा सकती है और ये कंडीशन है, सिचुएशन है वो बताई गई, ये कंडीशन बताई गई है रूल 9(4) में। नेक्स्ट कंडीशन, रिकवरी ऑफ पेक्यूनियर लॉस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ पेंशन। The recovery of pecuniary loss shall not be made at a rate exceeding 1/3 of the pension admissible on the date of retirement।
मतलब है कि अगर कोई पेक्यूनियर लॉस हुआ है, सरकार को लॉस हुआ है और रिकवरी की जानी है, तो जितनी पेंशन उसकी बनी है वो पेंशन का 1/3 है वो लॉस के रूप में रिकवर किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 इन द मैटर ऑफ इरेगुलरली विद होल्डिंग ऑफ ग्रेचुटी ऑब्लिक पेंशनरी बेनिफिट्स ऑन अकाउंट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसमें आगे बताया है ए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इफ नॉट इंस्टीट्यूटेड while द गवर्नमेंट सर्वेंट was इन सर्विस whether before his retirement or during his re-employment। मतलब कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो उस पे लागू नहीं की गई थी जब वो सेवा में था या री एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर। तो उस कंडीशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं, सबसे पहले देखते हैं। ए सेल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड सेव विद द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बी shall not be in respect of any event took place more than 4 years before such institution। C shall be conducted by such authority and in such place as the President may direct and in accordance with the procedure applicable to departmental proceedings in which an order of dismissal from service could be made in relation to the government servant during his service। सेकंड कंडीशन बताई गई है departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charge is issued to the government servant or pensioner, or if the government servant has been placed under suspension from an earlier date on such date। तो ये भी रिट्रेशन में यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल कीप इन माइंड दैट माइनर पेनल्टी अंडर रूल 16 of CCA rules proceedings instituted against a government servant have to be finalized before the date of retirement। ये भी करना होगा अगर माइनर पेनल्टी लगाई गई है रूल सीसीएस रूल्स 16 के तहत, सीसीए रूल 16 के तहत। तो रिटायरमेंट से पहले ये फाइनलाइज कर देनी चाहिए। डी पॉइंट देखते हैं इफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ऑफ सीसीए रूल्स 1965 ऑब्लिक रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 have not been instituted before the officer's retirement, they cannot be instituted after retirement except with the sanction of the president। Also, departmental proceedings cannot be instituted against retired employee in respect of any event that took place more than 4 years before the date of institution of proceedings। बहुत बढ़िया बात बताई गई है। अगर रिटायरमेंट से पहले कोई भी मेजर पेनल्टी है उसको लागू नहीं किया गया है, तो सीसीए रूल्स 14 के तहत मेजर पेनल्टी है वो फाइनलाइज नहीं हुई तो रिटायरमेंट के बाद में ये लागू नहीं की जाएगी। और साथ में ही अगर कोई घटना है वो 4 साल पहले हुई थी और कर्मचारी है वो रिटायर हो गया, तो किसी भी प्रकार की मेजर पेनल्टी है वो सीसीए रूल्स 14 के तहत इंप्लीमेंट नहीं होगी, उस पर इम्पोज्ड नहीं होगी। परंतु राष्ट्रपति की अनुमति से ये कार्रवाई है वो रिटायर्ड पर्सन के खिलाफ की जा सकती है, और ये बताया गया है रूल 9-10 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्या रिटायरमेंट के बाद में कोई कर्मचारी है कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले सकता है? तो कौन कौन सी कंडीशंस बताई गई हैं यहां सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट, every retired group A officer should take the permission of the government before he accepts any commercial employment within 1 year of his retirement। अगर ग्रुप ए ऑफिसर है और वो रिटायर्ड हो चुका है और 1 साल के अंदर कोई कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज वो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता।
तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले ग्रुप ए ऑफिसर होना चाहिए। ग्रुप ए ऑफिसर है, 1 साल के अंदर अगर रोजगार प्राप्त करता है, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेता है, तो उसको अनुमति लेनी होगी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट अनुमति दे देती है तो रोजगार प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसको अनुमति नहीं मिलेगी तो वो रोजगार नहीं ले सकता। Second point, the pensioner desire to accept post-retirement commercial employment required to obtain specific approval prior to undertaking the assignment. अगर कोई पेंशनर है वो रिटायरमेंट के बाद में कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है तो उसको अंडरटेकिंग देनी होगी, स्पेसिफिक अप्रूवल लेना होगा जहां से वो पेंशन प्राप्त कर रहा है। थर्ड पॉइंट है, ऑन ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ही रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर्म 25 एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एक्सेप्ट कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। अगर क्वेश्चन घुमा करके दिया जाएगा तो फॉर्म 25 पूछ लिया जा सकता है कि फॉर्म 25 में परमिशन के लिए, अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना होगा, जो कि एफिडेविट के रूप में, शपथ पत्र के रूप में होगा, जो ग्रुप ए ऑफिसर है और 1 साल के भीतर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट है, रिटायर्ड ग्रुप बी ऑफिसर शुड गिव इंटीमेशन टू द ऑफिस इफ ही रिक्वायर्स टू टेक अप ए कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट। अगर ग्रुप बी ऑफिसर है और 1 साल के अंदर वो रोजगार प्राप्त कर रहा है, कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहा है, तो उसको इंटीमेशन देना होगा जहां से वो रिटायर हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है, नो पेंशन शैल बी पेबल टू द पेंशनर हु एक्सेप्ट सच एन एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर परमिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड फॉर विच ही सो एम्प्लॉयड और सच लॉन्गर पीरियड एज द गवर्नमेंट में डायरेक्ट। मतलब ये बताया गया है कि अगर बिना परमिशन के वो रोजगार प्राप्त कर लेता है तो उस पीरियड के लिए कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, और सरकार ये कहती है कि कितने समय तक की पेंशन है वो रोक ली जाए या पेंशन नहीं दी जाए। तो ये सारे रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे अगर प्रायर परमिशन नहीं ली गई है तो। और छठा पॉइंट है, द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू की टू टेक अप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया during his leave preparatory to the retirement shall not be required to obtain subsequent permission for his continuance in such employment after retirement। यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। क्या बोला है कि गवर्नमेंट है उसने पहले से ही परमिशन दी है, कोई कर्मचारी लीव प्रिपरेटरी पीरियड फॉर द रिटायरमेंट के पीरियड में इंडिया से बाहर रोजगार प्राप्त करना चाहता है और सरकार ने उसको अनुमति दे दी है, तो रिटायरमेंट के बाद में भी वो रोजगार को कंटिन्यू रख सकता है या कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट के बाद में उसको किसी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लीव प्रिपरेटरी पीरियड में गवर्नमेंट है उसको ऑलरेडी परमिशन दे चुकी है। तो ये सारे कॉमर्शियल रोजगार से संबंधित है। सीसीएस पेंशन रूल 10 के अंतर्गत ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट। किसको कहेंगे कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट? सबसे पहला है, एन एम्प्लॉई इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ एन एजेंट अंडर ए कंपनी, cooperative society, firm or in individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business, and also includes directorship of such company and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate wholly or substantially owned or controlled by the central government or a state government। इसको कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि कर्मचारी है या तो एजेंट के रूप में कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म में काम कर रहा है, या वो डायरेक्टरशिप में काम कर रहा है, डायरेक्टरशिप में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया या दूसरे तरीके के डायरेक्टरशिप में कार्य कर रहा है, पार्टनरशिप में कार्य कर रहा है, तो उसको हम कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। परंतु कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं कहेंगे कि जहां पर
कोई कंपनी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी है, वो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही है या पार्टनरशिप में है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें वो रोजगार प्राप्त करता है, तो उसको कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट का सेकंड पॉइंट है सेटिंग अप प्रैक्टिस ईदर इंडिपेंडेंटली और एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म एज एडवाइजर और कंसल्टेंट इन मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द पेंशनर। अगर वो इंडिपेंडेंटली या पार्टनरशिप में किसी फर्म के एडवाइजर या कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो पेंशनर पर कौन से नियम लागू होंगे? ए, has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are related to this official knowledge or experience. Second है has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his client an unfair एडवांटेज बाई रीजन ऑफ हिज प्रीवियस ऑफिशियल पोजीशन। मतलब क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो अपने ऑफिशियल नॉलेज को या एक्सपीरियंस को वहां पर लगाएगा, या अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा वहां पर जो नॉलेज प्राप्त किया गया है, वहां के एडवांटेज है, वो प्रीवियस ऑफिशियल पोजीशन के आधार पर वो अपने क्लाइंट को दे सकता है। इसलिए ये मना किया गया है कि अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखता है और अच्छी पोजीशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रखता है और वो एडवाइजर बन जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है, तो उस जिस कर्मचारी, जिस व्यक्ति को वो सहायता कर रहा है, तो वहां पर अपनी खुद की ऑफिशियल पोजीशन, पुरानी ऑफिशियल पोजीशन का उसको फायदा दिला सकता है, तो ये मना किया गया है। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हैज टू अंडरटेक वर्क इन्वॉल्विंग लाइजन और कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑफिसेज और ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात भी बताई गई है कि अगर वो लाइजन रखता है, कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करता है, तो गवर्नमेंट को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी सूचनाएं हैं वो दी गई हैं रूल 10(8)(a) के तहत। और आगे देखते हैं क्या बताया गया है। एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट अंडर ए गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। रिटायरमेंट के बाद में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है परंतु इंडिया से बाहर वो प्राप्त कर रहा है, तो कौन कौन सी कंडीशंस बताई गई है। सबसे पहला है रिटायर्ड ग्रुप ए ऑफिसर शुड टेक द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर ही एक्सेप्ट्स एनी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये वही कंडीशन है कि अगर कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, वो रिटायरमेंट के बाद में फॉरेन में जाकर के कोई रोजगार प्राप्त करता है, तो गवर्नमेंट को उसको प्रायर परमिशन लेनी होगी। सेकेंड पॉइंट है इफ प्रायर परमिशन इज नॉट ऑब्टेन्ड नो पेंशन विल बी पेड टू हिम। अगर वो परमिशन प्राप्त नहीं करता है तो उसको कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, if government servant has been permitted by the government to take up the employment outside India during his leave preparatory to retirement, then no subsequent permission is required for continuing the same after retirement। अगर सरकार ने प्रिपरेटरी लीव फॉर रिटायरमेंट के लिए रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी है, तो वो अपने कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को रिटायरमेंट के बाद में भी कंटिन्यू रख सकता है, उसको फिर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और ये सारी बातें हैं वो बताई गई हैं रूल 12 के तहत। इस तरीके से हमने सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 की जनरल कंडीशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं पेंशन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेजमेंटली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।